विधान परिषद में अमरावती विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर रहा है। 30 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा, जबकि 2 फरवरी को मतगणना होगी। इस सीट के लिए अमरावती के साथ ही अकोला, वाशिम, यवतमाल और बुल्ढाना जिले के भी स्नातक मतदाता मतदान करेंगे। इस संबंध में विभागीय आयुक्त डॉक्टर दिलीप पांढरपट्टे ने विस्तार में जानकारी दी। विधान परिषद चुनाव के लिए अमरावती विभाग में निर्वाचन आयोग द्वारा शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सभी तैयारियां की जा रही है। इस संबंध में विभागीय आयुक्त डॉक्टर दिलीप पांढरपट्टे ने उपायुक्त संजय पवार, अजय लहाने, गजेंद्र बाव ने विजय भाकरे के उपस्थिति में बैठक की। इस दौरान चुनाव की अधिसूचना प्रकाशित की गई, साथ ही नामांकन पत्रों की स्वीकृति शुरू हो गई है। चुनाव प्रक्रिया के लिए नोडल अधिकारी पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं। मतदान केंद्राध्यक्ष के रूप में 288 मतदान अधिकारी के तौर पर 1153 और सूक्ष्म निरीक्षक के रूप में 289 अधिकारी कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई है। आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए भी पूरी व्यवस्था तैयार है। विभागीय आयुक्त ने बताया कि मतदान केंद्र पर चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। साथ ही मतगणना प्रशिक्षण, परिवहन योजना, मतगणना केंद्रों की निर्धारण आदि की प्रक्रिया जारी है। चुनाव अधिकारी ने राजनीतिक दलों की बैठक कर उन्हें चुनाव से जुड़े विभिन्न मामलों की जानकारी दी और उनकी शंकाओं का समाधान किया। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। आपल्याला माहित आहे की आजच पदवीधर विधान परिषदेची निवडणूक आहे अमरावती मतदारसंघाची, त्याचं नोटिफिकेशन निघालेलं आहे आणि आजपासूनच आपण नामनिर्देशन पत्र स्वीकारायला सुद्धा सुरुवात केलेली आहे। आज तारखेपर्यंत आपल्याकडे जी मतदारांची आकडेवारी त्याप्रमाणे एकूण या मतदारसंघामध्ये 1,85,925 साधारण 1,86,000 आपण म्हणूया इतके मतदार आहेत आणि एकूण आपली जी मतदान केंद्र आहेत 5ही जिल्ह्यांमध्ये, हा मतदारसंघ 5 जिल्ह्यांचा आहे। या अमरावती विभागात जे 5 जिल्हे आहेत, यवतमाळ, वाशिम, अकोला, अमरावती, बुलढाणा अशा 5 जिल्ह्यांचा मिळून हा मतदारसंघ आहे। यानंतर मतदानाची प्रक्रिया आहे, ह्याची सगळी तयारी आपण केलेली आहे। मतदानाच्या प्रक्रियेमध्ये जे लोक म्हणजे कर्मचारी असतील, अधिकारी असतील, त्यांना आपण प्रशिक्षण देणार आहोत। मतमोजणीचं प्रशिक्षण इथं होणार आहे आणि मतं जी आहेत ती कशा पद्धतीने द्यावीत याच्याबद्दल सुद्धा आपण लोकांमध्ये जागृति करना रहा। विधान परिषद में अमरावती विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जिले में 75 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इस चुनाव के लिए प्रकाशित सूची में 56,629 नए मतदाताओं का पंजीकरण किया गया है। साथ ही नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। विधान परिषद के अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 दिसंबर को हो चुका है और इसमें 56,629 मतदाता पंजीकृत है। पंजीकृत मतदाताओं की पूरक सूची 2 जनवरी तक जोड़ी जाएगी, जबकि पिछले चुनाव में जिले में 76,000 मतदाता थे, लेकिन इस बार मतदाताओं का प्रतिशत कम हुआ है। इस संबंध में जिलाधिकारी पवनीत कौर ने जानकारी दी। अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक 2023 करिता निवडणूक कार्यक्रम घोषित केलेला आहे आणि त्याचा निवडणूक कार्यक्रम जे आहे त्याची डिटेल्स मी आता सांगू इच्छिते सर्वांना। निवडणूक कार्यक्रमाचे टप्पे जे आहे त्याच्यामध्ये निवडणुकीची सूचना प्रसिद्ध करणे हे आहे 5 जानेवारी पासून 2023 पासून। नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याचा शेवटचा जे दिनांक आहे ते आहे 12 जानेवारी 2023। नामनिर्देशन पत्राची छाननी जे आहे त्याचा दिनांक आहे 13 जानेवारी 2023। उमेदवारांनी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम दिनांक आहे 16 जानेवारी 2023। मतदानाचा दिनांक आहे 30 जानेवारी 2023 आणि मतदानाची वेळ त्या दिवशी जी आहे सकाळी 8 ते दुपारी 4 वाजतापर्यंत आहे। मतमोजणी दिनांक जे आहे ते असणार आहे 2 फरवरीला 2023ला आणि निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा दिनांक 4 फरवरी 2023ला असणार। हे पूर्ण जे माहिती आहे ते आपल्याला लेखी स्वरूपात आत्ताच डेप्युटी डीओ देणार आहे। आता अमरावती जिल्ह्याची डिटेल सांगते। आपला पदवीधर निवडणूक 2023 मध्ये एकूण मतदार संख्या जे आहे ते 30 डिसेंबर पर्यंत जेव्हा आपण आपलं इलेक्टोरल रोल पब्लिश केलं तेपर्यंत 56,629 होती, 56,629।
ज्याच्यामध्ये पुरुष आहे 33,236, स्त्री आहे 23,329 आणि तृतीयपंथी आहे 64. तर ही एकूण मतदारसंख्या 30 दिसंबरपर्यंतची होती. विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन 18 प्रत्याशियों ने नामांकन अर्ज दाखिल किया। अमरावती विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव 30 जनवरी को हो रहा है। अमरावती, यवतमाल, वाशिम, बुल्ढाना और अकोला इन 5 जिलों में अब तक 1,85,925 मतदाता पंजीकृत हो चुके हैं। अब इस चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू है। 12 जनवरी तक नामांकन अर्ज दाखिल किया जा सकता है। नामांकन प्रक्रिया के पहले ही दिन 18 प्रत्याशियों ने अपना आवेदन किया। हालांकि अभी नामांकन में वक्त है, ऐसे में बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार अभी नामांकन करने वाले हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव के दिन ही अमरावती जिले में वरुण मोर्शी विधानसभा सीट से प्रत्याशी देवेंद्र भुयार की गाड़ी पर हमला और आगजनी के मामले में अब जांच की मांग तेज होने लगी है। भाजपा नेता और सांसद अनिल बोने ने भी 2019 के इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए देवेंद्र भुयार पर निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को धोखा देने का भी आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने देवेंद्र भुयार का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। इसच्या निवडणुकीमध्ये मोर्शी विधानसभा मतदारसंघाला काळीमा फासणारी घटना घडली। म्हणजे सकाळी 6 वाजता शेंदूरधाना घाट ते वरुड रस्त्यावर गाडी झाली, गोळीबार झाला, त्यामुळं सिरियस झाला म्हणून स्ट्रेचरवर नेण्यात आलं आणि त्यानंतर डॉक्टरांनी सांगितलं की याला काहीच झालेलं नाही। आणि जे व्हिडिओ नंतर प्राप्त झाले त्यामध्ये जे गाडीमधून चालवणारे होते तेच गाडी जाळणारे आहेत असं सुद्धा निष्कर्ष निघतो आहे। आणि त्यामुळं हे कशासाठी केलं तर लोकांच्या भावना भडकवण्याकरता, शेतकऱ्याच्या मुलाला मारलं याकरता आणि एवढं व्हायरल केलं टी व्हीच्या माध्यमातून की हर्षवर्धन देशमुखांनी आरोप केला, छगन भुजबळांनी आरोप केला, राजू शेट्टींनी आरोप केला आणि आज वरुड मोर्शीमधल्या सामान्य लोकांना पदोपदी वाटतंय की आपला झालेला आमदार आता जो विधानसभेच्या पवित्र सभागृहात आमदार म्हणून मोर्शीचं प्रतिनिधित्व करतो आहे त्या देवेंद्र भुयारनी लोकांना फसवलं अशी भावना निर्माण झाली आहे। आणि त्यामुळे हे जर आंदोलन सुरू असेल तर निश्चितपणे गृह खात्याने पुन्हा असे प्रकार घडू नये, असे गुन्हेगारी वृत्तीचे जर लोकप्रतिनिधी असतील तर त्यावर अंकुश असला पाहिजे। यासाठी त्यांची जर मागणी नार्कोटेस्ट करण्याची असेल, 4-5 जणांची नार्कोटेस्ट करण्याची असेल, सत्य बाहेर काढण्याची असेल तर सत्य बाहेर काढण्याकरता त्यांची मागणी मान्य करायला पाहिजे। त्या मागणीमध्ये काही वावग आहे असं मला वाटत नाही। तर भ्रष्टवादी पार्टीमध्ये प्रवेश केला होता, त्यांचेच तर मंत्री ते आतमध्ये जात होते, त्यांची चौकशी होत नव्हती आणि त्यामुळं ही चौकशी आता होईल अशी आशा लोकांच्या मनामध्ये निर्माण झाली आहे। आणि त्यामध्ये आता प्रामुख्याने तर काँग्रेसचे नेते मला त्यामध्ये जास्त मोठ्या प्रमाणात दिसतात आहे। तर ते काँग्रेसचे नेते त्यावेळेला त्याला निवडून आणण्याकरता प्रयत्न करत होते, आता त्यांनाच वाटतंय की त्यांची फसवणूक झालेली आहे। अमरावती जिले के पास महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर बुरहानपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में खकनाक पुलिस ने अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पाचोरी गांव में कार्रवाई कर पुलिस ने 12 अवैध देशी पिस्तौल व अवैध हथियार बनाने की सामग्री के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीमावर्ती क्षेत्र में मध्य प्रदेश के खकनार सहित अन्य थानों, साइबर सेल, डीआरपी लाइन के पुलिस बल की संयुक्त टीम द्वारा की गई कार्रवाई में अवैध हथियारों की खेप पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। बुरहानपुर के पुलिस अधीक्षक द्वारा ग्राम पाचौरी में अवैध हथियारों के निर्माण पर खरीद बिक्री पर लगातार निगाह रखते हुए इसकी रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अवैध हथियार निर्माता व तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कार्य योजना बनाई गई। कार्य योजना के तहत पाचौरी में अवैध हथियारों के पूर्व के प्रकरणों में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के संबंध में जानकारी एकत्रित की गई। साइबर सेल की मदद ली गई व पुराने मुखबिर तंत्रों को भी सक्रिय किया गया।
खकनार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पाचौरी के कुछ पुराने अपराधियों द्वारा पिछले कई दिनों से अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं, जिनकी डिलीवरी ग्राम पाचौरी के बाहर की जाने वाली है। सूचना पर तत्काल एक्शन लेते हुए पाचौरी में घेराबंदी की गई। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी शमशेर सिंह को गिरफ्तार कर कुल 12 अवैध देसी पिस्तल व हथियार और अन्य सामान जब्त किए गए, जबकि एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। इसके अंदर जो आरोपी है उसका पहले भी एक मामला जीआरपी पुलिस में कायमी है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड है, और इसका भाई जो है उसके ऊपर ये एक अंतर्राज्यीय आरोपी है। इसको अलग अलग राजस्थान, दिल्ली के पुलिस भी इसको गिरफ्तार करने के लिए पहले भी आ चुकी है, और 1-2 मामले में इसको जो है वो गिरफ्तार करके लेके भी जा सकती है। विधायक बच्चू कडू ने शिंदे फडणवीस सरकार को चेतावनी दी है। बच्चू कडू के प्रहार संगठन और मेस्टा संगठन ने राज्य में शिक्षक और स्नातक चुनाव के लिए सभी 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। कडू ने आरोप लगाया है कि हम भाजपा शिंदे गुट के साथ स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव लड़ने जा रहे थे, लेकिन हमारे प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया। आम्ही प्रस्ताव दिला होता मुख्यमंत्री महोदयांना आणि CM साहेबा आपल्या फडणवीस साहेबांना, तर त्या प्रस्तावाची दखल घेतल्यामुळं किमान या सगळ्या क्षेत्रामध्ये आम्ही 2 वर्षात प्रचंड मेहनत घेतली आहे प्रहार संघटनेनं। मेस्टा आणि प्रहार संघटने मिळून किमान या 5 मतदारसंघात आमचं 2 लाख मतदान आहे, आणि ते गृहीत धरून आपण 5 ठिकाणी उभं राहण्याचं ठरवलं आहे। 5 उमेदवार आता अर्ज भरणार आहेत, नंतर काय चर्चा होते ते पाहू। अमरावती जिले के तिवसा में शुक्रवार को 3 दिवसीय पंचशील धम्म यात्रा शुरू हो गई है। इस यात्रा के दौरान विभिन्न प्रबोधनात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम, धम्म परिषद और शांति संदेश धम्म रैली भव्य रूप से आयोजित की जाती है, जबकि भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजरत्न आम्बेडकर धम्म परिषद के मुख्य मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित रहेंगे। ये 20 वर्षों से आयोजित की जा रही हैं। विदर्भ सहित राज्य के कोने कोने से लाखों बौद्ध अनुयायी इन 3 दिवसीय पंचशील धम्म यात्रा में शामिल होते हैं। महाराष्ट्र पुलिस बल का स्थापना दिवस हर साल 2 जनवरी को मनाया जाता है। पुलिस रेजिंग डे के उपलक्ष्य में इस बार अमरावती में 2 दिवसीय कार्यक्रम और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। पुलिस रेजिंग डे के उपलक्ष्य में आयोजित इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी में स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों को पुलिस के शस्त्रों एवं अन्य गतिविधियों से अवगत कराया जा रहा है। इसके साथ ही नागरिकों को पुलिस के प्रति सद्भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम जैसे नुक्कड़ नाटक, देशभक्ति गीत आदि का भी आयोजन किया गया है। वैसे इस प्रदर्शनी में पुलिस हथियार, QRT दस्ते, वायरलेस, दामिनी दस्ते, महिला सेल आदि के कार्य प्रणाली के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी समेत मान्यवर अतिथिगण भी उपस्थित थे। आज पोलीस वर्धापना दिनानिमित्त अमरावती शहर पोलीस आयुक्तालयातर्फे विविध स्टॉल्स इथं प्रदर्शन ठेवलेलं आहे। त्यामध्ये वेपन आहे, QRT आहे, डायल 112 आहे, वायरलेस आहे, महिला सेल, BDDS, सायबर क्राईम आणि डॉग स्क्वॉड या प्रत्येक विभागाचं आम्ही प्रदर्शन ठेवलं आहे। याचा उद्देश हाच आहे की पोलीस आणि समाज यांच्यामधली दूरी कमी होऊन पोलिसांच्याबद्दल पोलीस काय काम करतं ह्याबद्दल लोकांना माहिती व्हावी आणि पोलिसांच्या प्रति आदर निर्माण व्हावा, हाच याचा उद्देश। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने औरंगजेब जी ऐसा जिक्र किया था, जिस पर बुल्ढाना विधायक संजय गायकवाड़ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य के विभिन्न दलों के नेता औरंगजेब के प्रति इतना सम्मान क्यों रखते हैं। विधायक संजय गायकवाड़ ने चंद्रशेखर बावनकुले पर चुटकी लेते हुए कहा कि हमारे महापुरुषों के बारे में कुछ लोग अपशब्द कहते हैं, लेकिन हत्या करने वालों के प्रति स्नेह दिखाया जाता है। मला खरोखर या महाराष्ट्राचं दुर्दैव असं वाटतं की या राज्यातल्या वेगवेगळ्या पक्षाचे लोक औरंगजेबावर एवढा त्याचा पुळका का या लोकांना येतो। ज्या औरंगजेबाने स्वतःचा बाप शहाजहानला जेलमध्ये घातलं, सगळ्या मोठ्या भावाची मान कापून त्याने औरंगजेबाला भेट दिली, स्वतःचे 6 भाऊ त्याने कापून मारून टाकले, जो एक कुरकर्मा म्हणून समोर या ठिकाणी याला मुघल सत्ता त्याची होती। ज्या संभाजी राजांना त्यांनी हलाल करून त्यांचे शरीराचे तुकडे त्या ठिकाणी केले, अशा लोकांना इतकं सन्मानजनक का यांचे काय ते सोयरे होते का, यांचे कोणी बापजादे होते का, यांचं कोणी लागत होते, कशाबद्दल एवढी आपुलकी।
आपल्या महापुरुषांबद्दल काय वेगळं बोलायचं आणि ज्यांनी स्वतःचे भाऊ मारले त्यांच्याबद्दल यांचं प्रेम होतं येतं. ही काय संस्कृती कडे आपले लोक चाललेत हेच कळत नाही. आता मला असं वाटतं की त्यांना अमित शहाजी, नरेंद्र मोदीजी, देवेंद्रजी बोलायची सवय असल्यामुळे एखाद्या वेळेला होऊ शकतं जी शब्द लावताना. चित्रा वाघ ने उर्फी जावेद के कपड़ों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रूपाली चाकणकर पर हमला बोला था। उसके बाद राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस बुल्ढाना जिला अध्यक्षा अनुजा सावले ने रूपाली चाकणकर का बचाव करते हुए सवाल किया है कि चित्रा वाघ ने कंगना रनावत, केतकी चितले और अमृता फडणवीस के कपड़ों पर बात क्यों नहीं की। प्रथमतः मी असं सांगू इच्छिते की राज्य महिला आयोगाचं काम, न्यायदानाचं काम रुपालीताईंच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रभर अतिशय चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे, सगळ्यांनाच माहिती आहे. दुसरी गोष्ट, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य संविधानात जे दिलं आहे त्या विषयावर मी येते की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यानुसारही उर्फी जावेद त्याच्यामध्ये वेशभूषा सुद्धा हा विषय येतो. परंतु चित्राताईंना जर ऑब्जेक्शन असेल या वेशभूषेबद्दल किंवा हे जे परिधान करते, प्रेझेंट करते त्याबद्दल, तर मला असं वाटतं की कंगना राणावत यांची वेशभूषा किंवा आपण सकाळपासून जे मीडियावरती बघतोय वेगवेगळे त्यांचे छायाचित्र प्रदर्शित होत आहेत. कंगना राणावत असो, त्याचबरोबर केतकी चितळे असो, त्यानंतर अमृता फडणवीस यांचेही आपण बरेच छायाचित्र बघितले. तर मग हे या विषयावरती ह्यांच्या पोशाखाविषयीवरती चित्राताईंनी एकही टिप्पणी केलेली नाहीये. तर मग हे असं जातीय धर्मीय ध्रुवीकरण म्हणजे उर्फी ही जी आहे ती मुस्लिम असल्यामुळे जर जातीय ध्रुवीकरण हा उद्देश असेल तर हा अतिशय चुकीचा आहे चित्रताईंचा, असं मला वाटतं. न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।